हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सी टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सी टेट में मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक का क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप बिना कोचिंग के पहली बार में सी टेट अच्छे अंकों से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 10 मिनट के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, पॉइंट्स को आप ताकि नोट कर सकें। सबसे पहला पॉइंट जो सामने आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सी टेट की तैयारी का क्या होता है, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। ठीक है, हिंदी का तो और टफ होता है। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है कि अगर इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के अर्थ समझने में कठिनाई महसूस करते हैं तो आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आंसर भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कठिन शब्द हैं सी टेट के पेपर में, जो भी कठिन शब्द आते हैं जो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ, तो उनका अर्थ आपको अपनी भाषा में आना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट इसलिए यही है कि आपको अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन का अर्थ नहीं समझ में आएगा, तो आप आंसर कैसे करेंगे। तो जो भी कठिन शब्द हैं, कठिन शब्द का मतलब ये हो गया, जैसे बहुत ही आसान यहाँ पर मैंने लिए हैं एग्जाम्पल, और भी इसके अलावा हो सकते हैं कठिन शब्द, जैसे अधिगम। अधिगम माने होता है सीखना, सीखना को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। ऐसे ही है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ठीक है, ये दो शब्द हैं, अगर आ जाए तो जो पहली बार सी टेट का एग्जाम दे रहा है वो कन्फ्यूज हो सकता है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ठीक है, लेकिन थोड़े से अंतर से पूरा क्वेश्चन या पूरा ऑप्शन बदल जाता है। तो पहले ये समझिए कि कैसे आप कठिन शब्दों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पुराना क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है, मार्केट से लेते हैं, ये क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो, या डाउनलोड आपके पास पहले से पड़ा हो तो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पढ़िए अलग अलग वर्षों का, या जो इससे पहले सी टेट हुआ है वो लगभग काफ़ी 20 25 30 पेपर होगा समथिंग उसका, दिसंबर से स्टार्ट होकर जनवरी में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो उससे क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए और जो भी कठिन शब्द आपको मिले उस कठिन शब्द को आप एक कॉपी पे नोट करते जाइए। ठीक है, उसको कॉपी पे नोट करते जाइए, जो भी कठिन शब्द आपको मिले पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद गूगल की सहायता से, ठीक है, क्या करिए, उसका इंग्लिश अर्थ भी, जैसे जो मान लीजिए कठिन शब्द है उसको आप गूगल पे ट्रांसलेट करना चाहेंगे अपने लैंग्वेज में, तो अपने लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए संग यहाँ उदाहरण पढ़िए आप, 170 और 230 का संकलन क्या है। तो अगर आपको संकलन का अर्थ नहीं पता होगा तो आप 170 230 का करना क्या है नहीं कर पाएंगे। तो संकलन का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। सी टेट का ही एक क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ था। ठीक है, तो संकलन का अर्थ होता है जोड़ना। तो संकलन को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो एडिशन आएगा, ऐड करना। ठीक है, और व्यवकलन, व्यवकलन माने होता है घटाना। तो व्यवकलन माने होता है घटाना, संकलन माने होता है जोड़ना। तो आपको संकलन का अर्थ पता होगा तभी आप 170 और 230 को जोड़ के बता पाएंगे कि इतना होता है। ठीक है, बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कठिन शब्दों का अर्थ कैसे पता करना है आपको। ठीक, अब इसके बाद अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहीं पे देख लीजिए आप, बहुत से लोग आप में से कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक क्या होता है। तो इसका अर्थ जब आप गूगल पे ट्रांसलेट करेंगे या खोजेंगे तो इसका अर्थ आपको पता चलेगा कि अंतःवैयक्तिक माने होता है, इंट्रापर्सनल माने होता है जो खुद के बारे में बेहतर तरीके से जानता हो। ठीक है, खुद के बारे में, जैसे खुद के बारे में जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो लोग खुद के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, और इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, इसका अर्थ होता है जो दूसरों के बारे में भी, दूसरों को देख कर समझ कर उनके बारे में बता सके, जैसे कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं इंटरपर्सनल, और इंट्रापर्सनल होते हैं जो जैसे लेखक होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, अंतःवैयक्तिक होते हैं, खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो छोटा छोटा अंतर है, ये आप गूगल पर ट्रांसलेट करेंगे क्वेश्चन पेपर में से कठिन शब्द निकाल के तो आपको आसानी से इसका अर्थ पता चल जाएगा। फिर आगे आप एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन सभी टॉपिक का सी टेट में जो भी सब्जेक्ट हैं कंप्लीट बहुत ही सेलेक्टेड नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ फीस 250 है, 250 में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी उसमें होगा प्रीवियस ईयर का, और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, प्लस थ्योरी भी है इसमें। ठीक है, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हैं इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, वो भी हैं आपके प्रैक्टिस के लिए।
तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं सीटेट लिख के। अगला पॉइंट है यहाँ पे, और देखिए ज़रूरी नहीं कि आप ये नोट्स लेंगे तभी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जो तरीके मैं बता रहा हूँ इससे आप खुद से भी सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि पुराने पेपर से प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर करें ताकि अपना आकलन आप कर सकें। ठीक है, अपना आकलन करने का मतलब क्या हुआ, पुराने पेपर से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है। मान लीजिए जीन प्याजे से बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जीन प्याजे से बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर जीन प्याजे टॉपिक से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा जीन प्याजे टॉपिक नहीं आ रहा है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पुराने पेपर को ज़रूर पढ़िए। और जब भी किसी यूट्यूब चैनल पे पुराने पेपर आप पढ़े होंगे तो यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो देखेंगे आप या कोई नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हाँ मतलब ये नोट्स या फिर यूट्यूब चैनल का ये वीडियो सीटेट के हिसाब से सही है। नहीं तो हम पता चले दीवार को धक्का दे रहे हैं हाथ से, अगर आप नॉलेज नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है तो बस वही हाल हो गया, दीवार को धक्का देने वाला, उससे कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा आपको। ठीक है, इस पॉइंट को आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। सीटेट में पेडागोजी आपको भी पता है, जो शिक्षा शास्त्र है, सभी पांचों सब्जेक्ट में लगभग 10 से 15 अंकों के पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, मान के चलिए। तो पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आप सही कर सकते हैं, तो उसका एक सिंपल सा बहुत ही इजी तरीका है कि आप जो भी जीन प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की हैं, अन्य मनोवैज्ञानिक हैं बाल विकास के, उनकी थ्योरी को बहुत ही अच्छे से, कॉन्सेप्ट उनका आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और थ्योरी बहुत ही अच्छे से आप पढ़े होंगे तो पेडागोजी के 90% क्वेश्चन आप आसानी से सही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने बच्चों के बारे में, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बता दिया है, कोहलबर्ग ने उनके नैतिक विकास के बारे में बताया है, वाइगोत्स्की ने भी उनके सामाजिक और इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आप पढ़े होंगे तो यही क्वेश्चन में आता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का नैतिक विकास, ठीक है, भाषा विकास, चोमस्की का थ्योरी भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सब पढ़े होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से, मतलब समझ लीजिए कि 100 क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा इनकी थ्योरी पढ़ने के बाद, तो आप आसानी से 90 क्वेश्चन सही कर लेंगे, 85-90 क्वेश्चन आसानी से सही कर लेंगे। तो इनकी थ्योरी एकदम, मैं फोर्स करके आपको बोल रहा हूँ कि इनकी थ्योरी आपके जुबान पे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया हुआ है उसमें इन तीनों की थ्योरी को। चलिए अगला ईवीएस सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे सीडीपी हमने समझ लिया, सीडीपी आपको कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर से आप पढ़िए, जीन प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के थ्योरी को पढ़ लीजिए और टॉपिक वाइज वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि सीडीपी समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो तीनों मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी पढ़ने के बाद आप जो भी टॉपिक हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, व्यक्तित्व हो गया, अनुवांशिकता, वातावरण हो गया, ये सभी टॉपिक क्रम से आप किसी का वीडियो देख लीजिए जिसका भी वीडियो आपको समझ में आता हो। इस चैनल पे सारे वीडियो टॉपिक वाइज अपलोड किए जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए टारगेट टीचर अपने इस चैनल को, बहुत ही कम समय में बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ईवीएस की, पर्यावरण अध्ययन। बहुत ही आसान है, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, या आप चाहें तो डायरेक्ट क्लास 3rd से लेके 5th क्लास तक का ईवीएस का किताब एनसीईआरटी का पढ़ लेंगे आप, तो अगर 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा ईवीएस में किताबों से तो 15 में से आप 10 सही कर देंगे। बाकी इस समय कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्लास 6 to 8 से बेसिक साइंस के भी पूछे जा रहे हैं ईवीएस के अंदर ही, प्राइमरी में, और सामाजिक अध्ययन एसएसटी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी क्लास 3rd, 4th, 5th का पढ़ना है ईवीएस, और एनसीईआरटी क्लास 6 to 8th क्लास का बेसिक साइंस और सामाजिक अध्ययन भी पढ़ लेना है। तो 30 में से, और पेडागोजी इसका देख लेंगे आप, तो 30 में से आसानी से आप 27 या 28 नंबर या इससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इतना ही बस आपको करना है। पूरा ईवीएस आपका यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इतना ही आप नोट कर लीजिए। ईवीएस में सिर्फ इतना पढ़ के जाइए, आप 30 में से 27 प्लस नंबर पाएंगे, या 30 में से 30 भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोगों के आए भी हैं। ठीक है, चलिए और बात करते हैं हिंदी की और इंग्लिश की और संस्कृत की, जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़िए, ठीक है, और इसका पेडागोजी पढ़ लीजिए। हिंदी के पेडागोजी को पढ़ने से पहले चौमस्की का थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, चौमस्की का थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी पेडागोजी पूरा इसी पर आधारित होता है, भाषा विकास पर। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में है, ठीक है, उसके लैंग्वेज पे होता है। संस्कृत का
15 नंबर का पैसेज होता है और 15 नंबर का होता है आपका पैडागोजी संस्कृत का। ठीक है, हिंदी का पैडागोजी आप पढ़ेंगे तो संस्कृत का पैडागोजी अपने आप तैयार हो जाएगा आपका। बचा मैथ्स, इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है गणित में। तो गणित के लिए आपको क्या करना है, 3-4 महीने का समय है सीटेट एग्जाम में। आपको किसी भी टीचर से अपना सीटेट का प्रीवियस ईयर मैथ्स का पेपर दिखाना है और बता देना है किसमें से जो टॉपिक आपको ईजी लगे, आपको ऐसा लगे, उन टीचर से आप कहिएगा कि लगे कि हाँ एक जिसको गणित कम आती है वो भी सीख सकता है कम समय में, वो टॉपिक मुझे समझा दीजिए, ताकि गणित के अगर 20 क्वेश्चन आए तो आप भी कम से कम 12-15 क्वेश्चन कर पाएँ। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है 12-15 नंबर लाना 20 में से, बाकी पैडागोजी के 10-12 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप थोड़े टॉपिक भी पढ़ लेंगे तो 30 में से आसानी से आपके 18-20 नंबर आ जाएंगे, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है जिनका गणित वीक है। ठीक है, और बाकी जिनका गणित फेवरेट है, वो बीएससी वगैरह उन्होंने किया हुआ है, मैथ से अच्छे से किया है, तो 30 में से आसानी से 28-30 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनका वीक है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत से ऐसे वीक स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका गणित बिल्कुल वीक था और वो भी 20-22 नंबर लेके आए हुए हैं। ठीक है, 2-3 महीने पढ़ के। तो बस इतना है। और आगे इसके बाद अब जो पॉइंट्स आपके सामने आने वाले हैं ये रामबाण है, एकदम सीधे समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र रामबाण की तरह काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यह ध्यान रखना है आपको कि प्रश्न किस कक्षा के लिए पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास पेपर फर्स्ट आप दे रहे हैं तो 1 से 5 तक के बच्चों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब 1 से 5 तक के बच्चों के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको उस हिसाब से आंसर देना है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के लिए है कि जो व्याख्यान विधि होती है, लेक्चर मेथड, ठीक है, व्याख्यान विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए सही नहीं है। ठीक है, उपयुक्त नहीं है, लेकिन वही अपर प्राइमरी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस एज के बच्चे के बारे में आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे सीटेट में होता है कि कक्षा तीसरी का बच्चा, ठीक है, तीसरी का बच्चा, क्लास थर्ड का बच्चा या फोर्थ का बच्चा वहाँ मेंशन होता है, या पहली कक्षा का बच्चा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली कक्षा का बच्चा होगा तो 4 से 6 साल का के बीच का बच्चा होगा। ठीक है, फिफ्थ क्लास के बारे में क्वेश्चन होगा तो आप मान के चलिए कि वो लड़का 9 से 11 साल या 12 साल तक का हो सकता है। तो आपको इस एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। ठीक है, अब जैसे नैतिक विकास की थ्योरी है कोहलबर्ग की, तो अगर 7 वर्ष से नीचे का बच्चा है तो उसकी नैतिकता अलग होगी, थोड़ा बड़ा हो गया 11 साल तक, 12 साल तक, 13 साल तक, तो उसकी नैतिकता दूसरी होगी। ठीक है, उससे बड़ा हो जाएगा तो उसकी नैतिकता बदलती जाती है समय समय पे। पहले अवस्था में कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस पर आधारित होता है, तो होता है आधारित दंड और पुरस्कार पे। वहीं दूसरी अवस्था में जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो उसकी नैतिकता आधारित होती है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के ऊपर। ठीक, और बड़ा हो जाता है जब बच्चा मेच्योर हो जाता है, ठीक है, अपने यंग एज में आता है जब, तब उसकी नैतिकता किस पर आधारित हो जाती है, वह स्वयं से फैसले करता है। अगर उसके निगाह में कोई अच्छा है तो वो अच्छा उसके लिए सोचेगा, नहीं तो उसको कभी इज्जत नहीं देगा। ठीक है, ये चीज़ें एज के हिसाब से बदलती रहती है, तो आपको एज ग्रुप को जरूर ध्यान रखना है। आपको ये चीज़ें हो सकता है बोरिंग लग रही हो या बड़ा लग रहा हो, इन चीज़ों को ध्यान रख के कोई प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। आपको ना अलग असर देखने को मिले तो नाम चेंज कर दीजिए। ठीक है मेरा। उसका अगला देखिए, प्रश्नों को वास्तविक जीवन से जोड़कर समझिए, आंसर करिए। ठीक है, वास्तविक जीवन से जोड़िए, किसी छोटे बच्चे को ध्यान में रख के आंसर करिए, हमेशा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है, गणित विषय हर हाल में आखिरी में ही करें। एग्जाम जब भी दीजिएगा, चाहे आप गणित में एकदम इंटेलिजेंट हो या एवरेज हो या आप एकदम वीक हो, गणित विषय आपको परीक्षा में सबसे आखिरी में ही सॉल्व करना है। ये मंत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। अगला है, सी टेट में वही आंसर सही होगा जिससे बच्चे का सर्वाधिक हित जुड़ा हो। बच्चे का हित ध्यान में रखकर अगर आप सी टेट में आंसर करेंगे तो आपका अहित नहीं होगा। अगर बच्चे का हित आप ध्यान रखेंगे तो आपका हित नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वही आंसर हमेशा सही होगा, चाहे आपके लिए वो गलत हो, शिक्षक के निगाह से गलत हो, प्रबंधक के निगाह से गलत हो, बच्चे के माता पिता के हिसाब से गलत हो, लेकिन अगर बच्चे के लिए वो चीज़ लाभदायक है, उपयुक्त है, तो वही आंसर सही होगा। और कभी भी शिक्षक का हित, प्रधानाध्यापक का हित, प्रबंधक का, बच्चे के माता पिता का, ठीक है, उनका सुविधा आपको नहीं देखना है, आपको हमेशा बच्चे का सुविधा देखना है हर हाल में, तभी सीटेट में सही आंसर कर पाएंगे आप। अगला पॉइंट है कि एक शिक्षक की तरह सोचकर आपको आंसर करना है, क्योंकि सीटेट का पेपर आप दे रहे हैं तो आप टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो पेपर बनाने वाला ये जानना चाहता है कि आप में शिक्षक बनने के गुण हैं या नहीं हैं, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछता है।
तो आपको शिक्षक की तरह सोचना है। ये सोचना है कि मैं टीचर हूँ, मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उनके लिए मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। छोटे बच्चों का ध्यान जरूर रखें कि आपका बच्चा प्राइमरी का एग्जाम दे रहा है तो आपका बच्चा 5 से 10 साल के आसपास का होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख के आंसर करें, यह ध्यान रख। और हाँ, अपने घर में जो छोटे बच्चे हों उनको ध्यान में रख के आंसर कर दीजिए, हमेशा सही होगा। अगला है, यह ध्यान रखें कि प्रश्न किस कक्षा के बच्चों के लिए पूछा गया है और उस कक्षा के बच्चे के उम्र के हिसाब से, संज्ञानात्मक स्तर के हिसाब से उत्तर आपको आंसर उसका चुनना है, ठीक है। कि उस एज का संज्ञानात्मक विकास क्या होगा, उस हिसाब से आंसर करिए। प्रश्नों को वास्तविक जीवन से जोड़कर समझ कर आंसर करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपसे कहा था 10 मिनट का, लगभग 15 मिनट का वीडियो हो चुका है और उम्मीद करता हूँ इसकी वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, एक बार मैं उसका समरी आपको छोटा सा मतलब सुना देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कठिन शब्द और नकारात्मक सकारात्मक जो शब्द होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जो होते हैं, ठीक है। जैसे नेगेटिव वर्ड हो गया प्राथमिक कक्षाओं में रटना, ठीक है, बल देना, कठिन शब्द, ये सब क्या है, नकारात्मक, दंड, ये सब नकारात्मक शब्द हैं। तो जिस ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं मान लीजिए सी टेट में, तो जिसमें नकारात्मक कोई शब्द होगा उसको आपको कट कर देना है, वो आंसर कभी सही नहीं होगा। कठिन शब्द मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर से कठिन शब्द छाटिए और उसका अर्थ अपने भाषा में समझिए गूगल से ट्रांसलेट करके, ठीक। उसके बाद क्या मैंने बताया कि पुराने पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या कितनी और सुधारनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 3 से लेके 8th क्लास तक का ईवीएस, एसएसटी और बेसिक साइंस आपको पढ़ लेना है। गूगल से वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स बचा, तो मैथ्स का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि कोचिंग करना पड़ेगा अगर आपका वीक है। और ये मत सोचिएगा कि बिना मैथ के हमारा काम चल जाएगा। सी टेट में चल जाएगा, यूपी टेट में चल जाएगा बिना मैथ के, सुपर टेट में या केवीएस के एग्जाम में या DSSB पीआरटी में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो गणित आना ही आना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। मैं नहीं कहूँगा कि 20 नंबर का आएगा तो 20 में 20 आपको चाहिए, कम से कम 10 नंबर तो आए ही, 10-12 नंबर, ठीक है। गणित जिसका वीक है वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा अगर उसने ध्यान नहीं दिया थोड़ा बहुत, 50% भी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर डे शाम को 9 बजे या फिर मॉर्निंग में 9 बजे, पीएम में या फिर एएम में आपको सी टेट का क्लास पर डे मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि आप इस वीडियो को कई लोगों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। एक लोग से भी अगर आप बताएंगे कि हाँ सी टेट का ये वीडियो देखो, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और थोड़ा सा क्या होता है कि जब ज़्यादा लोग देखते हैं फिर लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, तो सबसे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।